हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन। बच्चों, आवाज़ आ रही है? आप लोग मेरी मधुर आवाज़ का आनंद उठा पा रहे हैं तो बता दो भाई। कैसे हैं? कैसे हैं सारे के सारे? बहुत बहुत आशीर्वाद भाई सबको। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज का वीडियो देखा आप लोगों ने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। पूरा एमओआई रिवाइज हो गया। हाँ, कुछ नई चीज़ें भी पता लगी होंगी आपको। वाई लेट सर? अरे यार, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। आज जीबी सर का बर्थडे है। हाँ, सर का मैंने अभी नंबर लिया। अब क्लास के बाद सर को विश करूंगा मैं। चलिए, जाइए उस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पूरा, है ना, फैला दो सारे जगह। चलिए खैर, वापस से। रील से अच्छा तो यही है। हाँ, रील से तो अच्छा ही है ना, नाच गाना नहीं करना पड़ता उसमें। ठीक है, सीओएम का भी बना दें। चलो, तो सीओएम का भी बना देंगे। तुम देखो, तुम पढ़ाई करो, है ना, और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं सब कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। कैपेसिटर की क्लास चल रही थी अपनी, ठीक है ना। अरे, क्यूब भी नया होगा। एमडी तूने लास्ट तक देखा नहीं, इसका मतलब। एमडी कह रहा है सर, डिस्क उसका डिस्क का एट एन एंगल ऑफ थीटा वाला नया था, है ना। इसका मतलब यही है कि तुमने उसको देखा नहीं है ठीक से। सर, आप मुझे अपना नंबर। सर, सॉल्यूशन से भी हाँ करूंगा मैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया है ना, वो भी आ जाएगा सब। थोड़ा सा बस समय देते रहे ना। चलिए वापस शुरू करते हैं, ठीक है ना। उस दिन हमने सिस्टम्स के बीच में कैपेसिटेंस निकालना सीखा। तरह तरह के सिस्टम्स लिए थे, उनके बीच में कैपेसिटेंस निकालना सीख लिया था। एनर्जी हमने देख ली थी कैपेसिटर के अंदर भाई, है ना। अब चलो, कैपेसिटर के क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाने वाले हैं बिना किरचॉफ लॉ के, उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो भाई, कॉल मत करो यार, वैसे ही आज लेट हो गया मैं। चलिए खैर, फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, ये है। ज्यादातर बच्चे यहां गलती करते हैं। अच्छा, ऑप्टिक्स और ये साथ में चल रहा है, ज्यादा लोड तो नहीं हो रहा है तुम लोग को? बता देना मेरे को। एक कैपेसिटर प्लेट है बच्चों इस तरह अपने पास, ठीक है ना, और एक ऐसे है। अब हमने एक पे प्लस क्यू चार्ज दिया था और एक पे माइनस क्यू चार्ज दिया था। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि अगर इसको सपोर्ट नहीं दिया गया तो ये चिपक जाएंगे एक दूसरे से। तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे यार, ठीक है ना। तो जरा बताइए, क्या यहां अंदर वाले सरफेस पे पूरा प्लस क्यू आ जाएगा, यहां माइनस क्यू, ये जीरो और ये जीरो। प्लेट एरिया मान लेते हैं ए है। जरा मुझे बताओ तो बच्चों, जरा मुझे बताओ तो। बहुत ज्यादा लोड है, हालत खराब हो रही है। एक बच्चा कह रहा सर कोई लोड नहीं है, जितना है मैनेज कर लेंगे। तो भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे हैं। सर, वीक में 4 क्लासेस लीजिए। इस मंथ खींच देते हैं, उसके बाद से ये दोपहर वाली क्लास थोड़ी सी कम कर देंगे तुम्हारी, ठीक है ना। और सिलेबस को लेके परेशान मत हो यार, मेरा काम है तुमको सारा सिलेबस सही से खत्म कराना, और बाकी जगह से फार फार बेटर तरीके से हो जाएगा, है ना। आपका काम है पढ़ना और करते जाइए बस इसको। मैनेज हो रहा है और मैनेज नहीं हो रहा है, दो बच्चे अलग अलग कमेंट लिखते। चलिए इसको देखते हैं। एक ने, अमन ने आंसर दिया है इसका, क्यू स्क्वायर बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये गलत आंसर है। मेजोरिटी ऑफ द बच्चे यही आंसर देते हैं। देखिए क्या गलती है इसमें।
हमें इन दोनों सरफेसेस के बीच में निकालना है। देखिए अब बच्चों से गलती होती कहाँ है, क्योंकि उन्होंने सीख रखा होता है अभी तक कि भाई यहां पे नेट फील्ड जो है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में देखिए क्या है, रियलिटी में अगर आप जाएंगे तो आपको कहानी समझ में आएगी कि भाई अगर एक प्लेट है ये प्लस क्यू की, इस पे जो है ये चार्ज अंदर वाले सरफेस पे है, ठीक है ना, ये चार्ज अंदर वाले सरफेस पे है। तो ये जहां पे दूसरी प्लेट रखी हुई है, यहां पे जहां दूसरी प्लेट रखी हुई है, इस जगह ये कितना फील्ड क्रिएट करता है बच्चों? ये क्रिएट करता है Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये इतना फील्ड क्रिएट करता है एक प्लेट, ये दोनों की वजह से है। आपको अपनी गलती समझ में आ गई होगी। दिस इज ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बोथ। दिस इज ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बोथ। तो यहां पे किसी एक की वजह से लिखना है। अब इस फील्ड में एक माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, तो अगर जब मैं यहां दूसरी प्लेट लाके रखूंगा तो मुझे उस वाली प्लेट पे जो फोर्स लिखना पड़ेगा। आप देखिए ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी, ये दोनों प्लेट बच्चों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी, हाँ या ना? एक्शन रिएक्शन पेयर, एफ इलेक्ट्रिक। तो एक प्लेट ने दूसरे पे कितना फोर्स लगाया है उसका मेजर है कि भाई दूसरी का चार्ज कितना है, चार्ज है Q, एंड एक की वजह से दूसरी पे फील्ड कितना है, वो है Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। आप प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या? क्योंकि आपसे बड़ी आसानी से पूछा जा सकता है कि यार इनमें से किसी एक प्लेट को इंसुलेटेड स्प्रिंग से कनेक्ट करा दिया, इंसुलेटेड स्प्रिंग से बड़े आसानी से क्वेश्चंस मैच कर जाते हैं, किससे? मैकेनिक्स के प्रॉब्लम से मैच कर जाएंगे यार। आप समझे? इसको मिटा देते हैं, एक इंसुलेटेड स्प्रिंग लगा देते भाई, यहां से बाजार से खरीद के लाए हम लोग, ये तो भारत में मिल गया था, दुबई जाने की जरूरत नहीं पड़ी इसके लिए। तो ये के है। अगर मैं यहां पूछूं कि इस स्प्रिंग में कितनी एनर्जी होगी, तो क्या मेरा आंसर हाफ के डेल्टा एक्स इक्विलिब्रियम होल स्क्वायर होना चाहिए यू स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में? बताइए कितना है? डेल्टा एक्स को आप लिख दोगे सिंपली एफ इक्विलिब्रियम बाई के, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो एफ इलेक्ट्रिक होल स्क्वायर। और ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है बच्चों, बात समझे हो? ये डिपेंड भी नहीं कर रहा है उस पे, तो डिवाइडेड बाई 2K ये आ जाएगा आंसर। इक्विलिब्रियम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ये पता लग जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए यू मैक्स कितना है स्प्रिंग में, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, याद करो यार। पास्ट में हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, पास्ट में भैया हम इस तरीके के क्वेश्चंस कर चुके हैं। ऐसे एक सिस्टम था, ऐसे एक सिस्टम था, और वो यहां कहीं था भाई। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, लार्ज प्लेट्स हैं, प्लेट्स बहुत लार्ज हैं तो डिस्टेंस बिटवीन देम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, नहीं तो प्लेट्स फाइनाइट है तो ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बहुत छोटी होनी चाहिए, ठीक है। यहां इंसुलेटेड स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और स्प्रिंग जो है ये नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग जो है ये बेटा नेचुरल लेंथ में है। तो याद करो लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी में एक्स मैक्स का कॉन्सेप्ट कराया है मैंने आपको। डबल ऑफ इक्विलिब्रियम आता है कि नहीं आता है? डबल ऑफ इक्विलिब्रियम आता है कि नहीं आता है? तो यहां जब ये प्लेट आ जाएगी इस जगह, इसके बीच में कहीं एक्स इक्विलिब्रियम होने वाला है।
आप सोचिए मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स कहीं भी घुस जाते हैं भाई, इसीलिए वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट होता है, इसीलिए टाइम लेता है, उसके क्वेश्चन हर जगह घुसा सकते हो आप। तो एफ भाई के ये के है इंसुलेटेड स्प्रिंग। आपसे ये भी पूछ सकता है प्लेट की मैक्सिमम स्पीड कितनी है। पहला यू मैक्स इन द स्प्रिंग, दूसरा वी मैक्स ऑफ प्लेट, मास इसका m है भाई, चार्ज इस पे आपने प्लस क्यू दिया था और इस पे माइनस क्यू दिया था, और बचे ये वाला फिक्स है, तुम्हारा फिक्स्ड है, नहीं तो ये भी तो चल के इधर आ जाएगी। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया है। तीसरा पार्ट इसमें ले आ सकते हैं हम लोग, तीसरा पार्ट यहां पे आ सकता है। तीसरा पार्ट क्या है, टी ऑसिलेशन। अब टी ऑसिलेशन, चूंकि आप लोग 12th पास हो, बिना एसएचएम पढ़ाए भी मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। वी मैक्स एट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही है भाई। चलो अच्छा लगा तुम लोग को, ये पता तो है, याद है चीजें। ये है वी मैक्स यहां पे, ठीक है ना। एक्सट्रीम पे, इनिशियल एंड फाइनल पे, जहां एक्स मैक्स होगा वहां स्पीड 0 होती है, इक्विलिब्रियम में स्पीड मैक्सिमम होती है। ये सारा एग्जांपल हम देख चुके हैं, बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अच्छा, टी ऑसिलेशन, टी ऑसिलेशन में आप ध्यान रखिए कांस्टेंट फोर्स कभी भी एसएचएम का टाइम पीरियड नहीं चेंज करते हैं। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के बिंदास हम लोग लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, बिंदास इसको लिखा जा सकता है। आई होप ये क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। आप चाहो तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना, मैं तो स्मार्ट बंदा हूं तो मैं एसएचएम के कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं। वी मैक्स इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा। एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड है एक्स इक्विलिब्रियम, ओमेगा कितना है अंडर रूट ऑफ के बाई एम। ले भाई आ गया तुम्हारा आंसर, एफ पी बाई के इंटू अंडर रूट ऑफ के बाई एम। सिंपली यहां लिख सकते हैं पेपर में ऐसे ही करना है यार, पेपर में ना इसी तरीके से फास्ट कैलकुलेशंस करके नंबर लाए जाते हैं, समझे। यू स्प्रिंग मैक्स कितना होगा भाई, चूंकि जगह कमी है अपने को, या इसको खोपचे में डाल देते हैं थोड़ा सा, अपने हाथ की बात है, कहीं भी ले जाएंगे। ये लो इधर डाल देते हैं भाई, एक्स मैक्स यू मैक्स, ये बन जाएगा हाफ के डेल्टा एक्स मैक्स स्क्वायर एंड डेल्टा एक्स मैक्स कितना है, डबल ऑफ एक्स इक्विलिब्रियम। यहां लाके सब्स्टिट्यूट कर दिया, समझे क्या। ये सारे आंसर आके डायरेक्ट आंसर तो लिखने होते हैं यार, ठीक है ना, समझ में आया। सचिन कोई बात नहीं, अभी जाने दे, ये सब बहुत आसान बन जाएंगे थोड़े टाइम। तू एनर्जी कंजर्वेशन लगा ले, यहां और यहां के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा ले, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाला यूज करके, ठीक है ना, उससे भी यही आएगा आंसर। जैसे भाई चलो इसको बता भी देता हूं, मान लो आपको एनर्जी कंजर्वेशन से निकालना था, तो ये इनिशियल है भाई,
एंड यहां वाला पोजीशन तुम्हारा वी मैक्स निकालना है तो यहां तक ले आएंगे भाई। एनर्जी कंजर्वेशन इसके बीच में लगा दोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। बेसिकली यार ये है क्या सिस्टम, देख तेरे को मैं समझाता हूं, शायद समझ में आ जाए। इसको उठाए भाई अपन, यहां ले आए, इसका रंग बदल देते हैं और उसके बाद एक डब्बा यहां कनेक्ट कर देते हैं। देख सचिन तू ये तो कर लेगा, इतना भी तो लप्पू सा सचिन नहीं होगा, है ना, मुझे उम्मीद है इतना तो स्मार्ट है। ये देख लेना, लॉज ऑफ मोशन में मैंने कराया है एक कांस्टेंट फोर्स और पूछ रहा है यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड इसकी। देखो जरा, कर लोगे क्या? एनर्जी कंजर्वेशन लगाना ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन यही तो है। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? 0 to 0 स्टेट का फंडा लगेगा एक्स मैक्स के लिए, करेक्ट। सचिन इससे पहले इतना बढ़िया नाम होता था ना, सचिन तेंदुलकर से सचिन को जाना जाता था। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, मतलब मैं तो शायद 8-10 साल 12 साल का रहा हूँगा जब सचिन आया था, 10 साल के आसपास, 9-10 साल वाली एज थे, है ना। जस्ट आपको उस समय बैट बॉल का शौक चढ़ता है, ठीक है, एकदम छोटा सा 16-17 साल का तब वो था। एंड पूरी मतलब पूरा भारतवर्ष उसका दीवाना था अगले 3-4 साल में। मतलब आपने उसको उसके प्राइम में देखा नहीं है, तब तो पैदा भी नहीं हुए थे आप में से ज्यादातर। तो सचिन का मतलब अलग ही लेवल का क्रेज था, वैसा क्रेज किसी का नहीं हुआ अभी तक, और मुझे नहीं लगता शायद आने वाले समय में कभी हो पाएगा। लिटरली बताऊं, मैच में अगर आउट हो गया तो मस्त टीवी बंद उस दिन, है ना। वो आउट तो पूरी टीम आउट हो जाती थी यार, मतलब ऐसे भी थे मौके सचिन के 30 रन और बाकी सब सिंगल सिंगल डिजिट इस तरह के, मतलब 20 के अंदर आउट हो गई पूरी टीम ऐसे। वो बड़े ही अलग दिन थे। एक वो सचिन था और एक अभी रिसेंट अपने सचिन है, जबकि काम तो उसने बढ़िया किया है भाई, है ना। काम तो उस भाई ने बढ़िया किया है पबजी खेल के। खैर, नहीं धोनी होने का किसी का वैसा क्रेज नहीं है भाई, है ना। रोनाल्डो और मेसी का भी नहीं है वैसा क्रेज। सिंपली उनका क्रेज होता अगर उनके देश की पॉपुलेशन हमारे जैसी होती। अब यहाँ पे 100 करोड़ लोगों का देश है ये, है ना, तो यहाँ का क्रेज एक बहुत अलग तरह का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो सब चलता रहेगा। देखिए कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि एक कैपेसिटर को दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर देंगे। उस उस चीज को शब्दों में बयां कर पाना मतलब बहुत मुश्किल है, इसलिए आप समझ भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। मैंने तो सचिन को देख के पबजी छोड़ दिया। तेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हो गया था क्या? ये सी है भैया और ये 2C है। दो कैपेसिटर दिए थे, किसी एक को चार्ज दे देंगे, ठीक है ना। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बच्चों। देखो यहां पे एक स्विच होगा, ठीक है, ऐसे, और इधर भी एक स्विच होगा। बस इसके बाद ही मैं आपको किरचॉफ लॉ और सीरीज पैरेलल पहले करा दूंगा, और फिर रेजिस्टेंस वाले सीरीज पैरेलल हम पहले करेंगे ताकि हमारे लिए सर्किट सॉल्विंग और बाकी चीजें आसान हो जाएं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्विच 1 एंड स्विच 2 कर लेते हैं। तो पहला मैं बिना किरचॉफ लॉ लगाए आपको करवा रहा हूं। देखिए जैसे ही आप स्विच 1 को क्लोज करेंगे कुछ नहीं होगा। अगर सर्किट ऐसा रखा है,
इसमें क्या हो रहा है, इसमें नो चार्ज फ्लो विल टेक प्लेस। नो चार्ज फ्लो विल टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि एक ओपन है, सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, क्या रीजन लिखूं मैं यहीं पे, इधर ही लिख दूं। एक काम करता हूं, इसको पूरे को रखते हैं यहीं पे, अब अगले पेज में ले चलूंगा। यहां रीजन क्या है, सर्किट इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, कंप्लीट नहीं है सर्किट, इसलिए कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा कैपेसिटर से। ये बाउंड चार्जेस का काम करेंगे। इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू जो है बच्चों, ये अंदर वाले पे ही आता है। बात को समझे? ऐसा यहां पे भी ऐसे ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में। लेकिन जैसे ही आप S2 को क्लोज करोगे, जिंदगी बदल जाने वाली है। जैसे ही आप इस S2 को क्लोज करोगे, दोनों S1 और S2 को एक साथ क्लोज किया गया, तो यार पूरी कहानी बदल जाएगी। क्या होगा सर, ऐसा क्यों? इंस्टेंटली चार्ज फ्लो होने लगेगा और चार्ज अपने आप को बहुत तेजी से रीअरेंज करेगा। भाई इन द एंड आप देखो, ये हैं तो कंडक्टर से, तो जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो सारी चीजें यहाँ फॉलो होंगी। क्या होगा, इंस्टेंटली नए चार्जेस आ जाएंगे सिस्टम में और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अचीव हो जाएगी कंडक्टर की। तो जैसे ही आप इसको क्लोज कर रहे हो, मान लेते हैं ये मोमेंट जो है t इक्वल टू 0 का है एंड t इक्वल टू 0 प्लस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन विल कम। मतलब आप समझ रहे हो, बहुत छोटा सा टाइम लग रहा है इसमें, चार्जेस अपने आप को रीअरेंज करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस आ जाएगा। सर ये तो प्लेट्स वाले क्वेश्चन जैसा लग रहा है। बिल्कुल वही है बच्चे, ये प्लेट वाला ही क्वेश्चन है, इसमें और कुछ है ही नहीं। इसमें ये प्लेट वाला ही क्वेश्चन है। तो अब क्या होगा, ये चार्जेस अपने आप को कर रहे हैं रीअरेंज। मान लेते हैं इसमें चार्ज है Q1 और ये है माइनस Q1। अब आपको इस मेथड से ध्यान क्या रखना है, इस मेथड से ध्यान क्या रखना है, सिंपली कि भाई हायर विद हायर होना चाहिए, लोअर विद लोअर होना चाहिए। मतलब इसको हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए और इसको लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए कैपेसिटर में। अब यहां पे कुछ चार्ज आ चुका होगा भाई, जितना उधर से चला होगा उतना ही यहां आया होगा। लेकिन फिर भी मैं क्या बोल रहा हूं इसको, मैं बोल रहा हूं सिंपली कि कोई नया चार्ज Q2 का आ गया है। अब अगर आप ध्यान से देखो, चार्ज कंजर्वेशन किसी एक प्लेट पे तो नहीं लगेगा, लेकिन इन दोनों पे कंबाइंड लगाया जा सकता है। इन दोनों पे मेरे भैया कंबाइंड लगाया जा सकता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आइसोलेटेड प्लेट की तरह से बिहेव करने वाला है। कैसे बिहेव करेगा ये? आइसोलेटेड प्लेट्स की तरह से। तो इन पे कंबाइंड चार्ज कंजर्वेशन लगाया जा सकता है। और एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे कब तक चार्ज फ्लो करता है? जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका इसके बराबर हो जाए, इसका इसके बराबर हो जाए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जो आएगा वो इसके अक्रॉस भी आना चाहिए। बात को समझे क्या, कि ये चार्जेस तब तक रीअरेंज करते हैं एक दूसरे को जब तक कि भैया दोनों के पोटेंशियल्स सेम ना हो जाए। तो अब हमें किसी एक का पोटेंशियल तो पता नहीं है, लेकिन जो इसका होगा वो इसका होगा, सिमिलरली जो इसका होगा वो इसका भी होगा। हम कैपेसिटर का बीच में, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना जानते हैं, तो यहां और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट कर देंगे। सबसे पहले चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे, सबसे पहले मेरे भैया हम चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे। Q1 प्लस Q2
इसका और इसका चार्ज मिलके ये आने वाला है प्लस क्यू। ठीक है, Q1 प्लस Q2 मिलके प्लस क्यू देने वाला है चार्ज कंजर्वेशन से। उसके बाद यहां का पोटेंशियल डिफरेंस जो है और यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको सेम करना है। तो इसका कितना है Q1/C और दूसरे का कितना है Q2/2C। हायर विद हायर लिया है, लोअर विद लोअर लिया है। आप देखिए क्या मिलने वाला है, यहां से मिल जाएगा Q2 इज इक्वल टू 2Q1। इसको लाके वहां रख दिया तो Q1 बच्चे कितना आ गया, Q/3 आ गया। Q2 कितना आ गया, 2Q/3 आ गया। अरे वाह सर, ये तो बहुत आसान है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत आसान है। कैपेसिटर के प्रॉब्लम में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो कुछ स्टेप्स बताते हैं कि भाई ये किया ये किया ये किया, आपको भी वही वही करते चले जाना है। आप देखोगे आपसे मिस्टेक होनी बंद हो जाएगी। कैपेसिटर के क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो दिया है, जो जो स्टेप दिए होंगे कि भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, वो क्या बोलेगा कि पहले कैपेसिटर लिया, सर्टेन कैपेसिटी का ले लिया भाई। उसके बाद वो क्या बोलेगा कि भैया कैपेसिटर तो हमने ले लिया है, आगे कहानी ऐसी है कि अब इसको एक बैटरी से चार्ज कर दिया है। बैटरी से चार्ज किया तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई होगी, भाई बैटरी से कनेक्ट किया तो ये चार्ज आ गया। फिर बोलेगा नाउ बैटरी इज रिमूव्ड, तो बैटरी हटाई तो केवल ये बच गया। नाउ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अनदर कैपेसिटर, तो अनदर कैपेसिटर से कनेक्ट करा दिया। जैसे ही कनेक्ट करोगे चार्जेस अपने आप को रीअरेंज करेंगे क्विकली और नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने होगा। इस प्रोसेस में हीट लॉसेस होंगे। ठीक है सर, T इक्वल टू 0 प्लस पे ऊपर का चार्ज नीचे, शुभम क्या बोल रहा है, सेम रेशियो में आता है। भाई मैंने क्या बोला है दोस्त, यार ऐसी बातें मत करो यार। हे गुलशन, हे गुलशन, मैंने देख क्या किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 बराबर किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिसेंटली पढ़ाया है ना यार, एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से जोड़ा है, तो क्या किया है, यही तो किया है। ठीक है ना। वाई इन केस वन नो चार्ज फ्लो, अरे भाई चार्ज फ्लो करने के लिए रास्ता होना चाहिए ना भाई। यहां पे कहां गया वो रास्ता, नहीं है ये, चार्ज आ रहा था इधर गया फंस गया, जा ही नहीं पाया, जा नहीं पाया तो वापस वहीं आ जाएगा। ठीक है, समझे शिवम। हीट लॉस कितनी होगी ये तो तुम बताओगे यार, सब हम ही से पूछ लोगे तो क्या होगा। हीट लॉस, लॉस कैसे निकालते हैं दोस्त, लॉस कैसे निकालते हैं, पहले तुम्हें जेब में कितना पैसा था वो, और बाद में तुम्हें जेब में कितना पैसा बचा वो, है ना। दोनों पैसे का डिफरेंस ले लोगे। बताओ, आया ना, पहले जेब में कितना पैसा था और बाद में कितना बचा। तो यहां कितना क्या देखना है, बहुत सिंपल है दोस्त, बहुत सिंपल तरीके से है। आपको देखना है शुरू में कितना पैसा था और बाद में कितना बचा, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो लॉस में आ जाएगा। अरे सर ये तो वर्क पावर एनर्जी की कहानी हो गई। सर वायर ज्वाइनिंग टू आइसोलेटेड स्फीयर में भी चार्ज कंजर्व और पोटेंशियल, हाँ बिल्कुल प्रथम वही तो किया है बच्चे अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अभी देखिए मैं आपको ये जो करा रहा हूं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले मेथड से ही करा रहा हूं। ठीक है ना, थोड़े टाइम बाद अपने पास किरचॉफ लॉ होगा तो किरचॉफ लॉ से करेंगे। जितेश कह रहा है सर अपने पास तो पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे टेंशन ना ले, तो भाई देख पढ़ ले, है ना, अगले 5 साल आप अगर अच्छे से मेहनत कर लेते हो, भगवान करे आपके ऊपर पैसों की बारिश हो जाए, बिल्कुल आप सबके ऊपर। आप सब में से कुछ लोग तो बहुत पैसा बनाने वाले हैं जिंदगी में, ठीक है ना, बहुत ही शानदार भविष्य रखेंगे। लेकिन बाकियों के लिए भी ये है कि थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहना, है ना। प्रेजेंट समय में दोस्त पैसा बहुत आसानी से बनता है, ठीक है, और पैसे के पीछे मत भागो,
कोई एक चीज अपनी जिंदगी में अच्छी कर लो, ठीक है, कोई एक चीज अपनी जिंदगी में अच्छी कर लो, कोई बढ़िया से सीख लो, इतनी अच्छी सीख लो कि आप भारत के टॉप के 1% लोगों में आ जाओ। जो भी है, बांसुरी बजानी भी आती हो ना, तो वो भी उस लेवल की आ जाए, तो भी आपको दुनिया सलाम करेगी, पैसों की बारिश होना तय है। पैसा नहीं है, मन की शांति चाहिए। ये वाहियात बातें हैं दोस्त। मैं बताऊं, जिंदगी के आधे दुख दूर हो जाते हैं जब घर में पैसा होता है तो, ठीक है ना। ये सब कहने की बातें होती हैं। आधी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, किचकिच जो होती है ना, फालतू की टेंशन है, वो सब नहीं आएगी, मेंटल पीस आ जाता है ना। इतना कमा लेना कि है ना, मन की शांति बनी रहे। जिस मन की शांति की तुम तलाश में हो, वैल्यू रखो। क्या आप खुद को टॉप 1% में मानते हो? भाई हम टॉप के 1% में उसी दिन आ गए थे जिस दिन हमने आईटीजेई क्लियर कर लिया था, है ना। आप देखो ना वहां की कट ऑफ कितना खतरनाक होता है। तो आईआईटी में निकल जाओ, अपने आप जिंदगी में लड़ना और जीतना सीख जाओगे। आईआईटी में कुछ और थोड़ा नहीं सिखाते, वहाँ पढ़ने थोड़ा ना बच्चा जाता है आंसर निकाल लेना, वहाँ पढ़ने नहीं जाता बच्चा, वहाँ उस माहौल में रहना सीखता है वो। आपको मतलब मैं मेरे बारे में अगर बताऊं तो मुझे मुझे नहीं लगता कि मैंने आईआईटी में जाके किताबी ज्ञान लिया, है ना। लेकिन वहाँ जाके मुझे ये जरूर समझ में आ गया कि भाई कैसी भी परिस्थिति हो, काम करते रहना है और आप उस परेशानी से निकल आएंगे। ये सीखा है बस। कॉन्फिडेंस जिंदगी का आता है बस। चलिए वापस आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए बच्चों। अब थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं। ये मेथड 1 था इसको करने का। एक और मेथड आपको बता देता हूं पहले, उसके पहले किरचॉफ लॉ आपको समझा देता हूं भाई मैं, ताकि हमारे लिए और चीजें आसान हो जाए। देखिए किरचॉफ लॉ क्या है कि भाई ये सर्किट के लिए डिजाइन किए गए हैं और एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। आईआईएम का नहीं सोचा सर, नहीं मैंने तो आईआईएम का नहीं सोचा यार। मैं मास्टरी में ही आ गया था, मैं कॉलेज 3rd ईयर में पढ़ाने लगा था भाई, है ना। मैं कॉलेज 3rd ईयर से पढ़ा रहा था, खूब जमा दब के गेमिंग करते थे और इस तरह वीकेंड्स पे जाके पढ़ा लेते थे। 800 रुपये मिलते थे उस जमाने में, सोचो 800 रुपये, भाई अमीरी फील होती थी 800 रुपये से। महीने का पूरा खाने का बिल होता था 1100 रुपये, मंथली 1100 1200 रुपये ऐसा। और उसमें आपको एक वीकेंड पे 800 रुपये मिल जाते थे पढ़ाने के। तो मैंने अपने टीचर्स को देखा था और इस तरह का माहौल देखा था, तो मुझे समझ में आ गया कि जिंदगी में जाना कहाँ है। चलिए, फिर उसके बाद तो वैसे ही मन नहीं लगा। दो है यार इसमें, पहले केसीएल बता देता हूं मैं। किरचॉफ करंट लॉ और चार्ज लॉ, ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ और चार्ज, ठीक है ना। दोनों तरह से बोल सकते हैं। क्या बोलता है ये लॉ? ये कहता है यार किसी भी जंक्शन में, किसी भी जंक्शन में, जंक्शन मतलब इसको नोड भी बोल सकते हैं, ठीक है भैया, इसको बच्चे नोड भी बोल देते हैं। क्लियर? अगर देखो, अगर यहाँ समझ पाओ सर्किट में क्या होते हैं, ब्रांचेस होती है, कहीं ना कहीं जंक्शंस होते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा। यहां से मान लो चार्ज Q1 आया है,
Q2 इधर से आया है, तो जो ये चार्ज यहां से निकल के जाएगा ये Q3 बनेगा। क्या समझे क्या? तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि यार Q3 जो यहां से निकल के आया है वो आने वाले चार्जेस के सम के बराबर होगा। इनका बच्चे टाइम डेरिवेटिव लिया तो हमको करंट मिल जाना है। ये देखिए, इसी को डिफरेंशिएट किया आपने तो क्या मिल जाएगा? करंट का रिलेशन मिल जाएगा आपको। वो कितना बनेगा जी? I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 यहां पे आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, अच्छा इसी को देखने का एक और तरीका हो सकता है। इसी को देखने का एक और तरीका हो सकता है। ये हो सकता है आइदर दिस यूज कर लेना, और इस तरीके से भी सेम चीज को लिखा जा सकता है कि मान लो आपने एक जंक्शन ले लिया और आप कह रहे हो कि सिर्फ करंट निकल रहा है। आप कह रहे हो कि सिर्फ करंट निकल रहा है, यहां से भी गया, यहां से भी गया और यहां से भी गया। अरे सर ये कैसा हो सकता है? देखिए ये हो नहीं सकता, एक हमारा लिखने का तरीका है। सर आपने पिछले क्वेश्चन में यू इनिशियल कैसे लिखा? भाई एक ही कैपेसिटर चार्ज था आदर्श। सर हैदराबाद में वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे, आप जाएंगे? शायद नहीं जाऊंगा। पहले बहुत देखे मैंने मैचेस ग्रीन पार्क में और चेपक में। एक सचिन आर्मी हुआ करती थी, हम लोग ना पैसे इकट्ठे करके फिर एक एनजीओ में दिया करते थे। पूरे झंडे वंडे लेके जाते थे। झंडे वंडे कम से कम 50 लड़के जाते थे, सचिन की टी शर्ट पहन के। सचिन बना रहता था यहाँ पे। चलिए अभी देखिए इसमें इसमें कैसे लिखोगे आप? क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भैया टोटल करंट लीविंग और कमिंग इज गोइंग टू बी 0। तो यहां मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इन दोनों लॉज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही तो हैं बच्चों। ये दोनों तीनों जो हैं, एक और डायग्राम बना लेते हैं ऐसे। ये सब सेम ही तो है, बताओ। एक और बना देते हैं, इसी को उल्टा कर लो यार, बल्कि ऐसे ही लिख देता हूं मैं। आप चाहे ऐसे लिख लो, ये सारे के सारे रूल्स एक ही जैसे हैं भाई। इसका डायरेक्शन पलट देना है। यहां जा रहा था, अब इधर आते हुए मान लो कि सारे जगह से करंट आ रहा है, तो इस जंक्शन पे नेट चार्ज 0 होना चाहिए, क्योंकि कोई लीकेज ऑफ चार्ज नहीं मान रहे हो आप। तो यहां पे करस्पॉन्डिंग करंट्स अगर आप I1, I2 एंड बचे I3 लिखते हो, तो क्या मेरे भाई I1 प्लस I2 प्लस I3 को 0 कर दिया। ये और ये में कोई डिफरेंस नहीं है ना भाई, इधर जा रहा था, इन दोनों की डायरेक्शन पलटी है, तो इसको नेगेटिव किया, इसको नेगेटिव किया, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, इधर आके पॉजिटिव हो गए, ये वाला बन गया। आप समझे? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है जो आप कंफ्यूज हो जाओ। उनको लिखने का तरीका है, इनको लिखने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। बताइए अगर ये छोटी सी बात आपको क्लियर है तो। छोटी सी बात क्लियर है तो ये सारे फंडे हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी लगाएंगे। ये हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी लगाएंगे। सर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में कैसे लगा दोगे? बताऊंगा आगे चल के। क्या आपको बात समझ में आई?
क्या आपको बात समझ में आई? रेजिस्टेंस के केस में भी यही चीज लगने वाला है। रेजिस्टेंस के केस में भी यही लगने वाला है। सर आईआईटीज में सबकी इंटर्नशिप लगती है, हाँ लग जाती है सबकी, लेकिन पेड इंटर्नशिप सबकी नहीं लगती है। अब खैर सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, आई थिंक अब तो लगी जाती होगी। मेरी बहुत मस्त इंटर्नशिप थी। आई थिंक पूरे कैंपस की वन ऑफ द बेस्ट इंटर्नशिप थी। दो लगी थी बढ़िया वाली, एक मतलब टोटल तो पांच थी, लेकिन और कहीं उतने पैसे नहीं मिल रहे थे। दो जो मिली थी, एक फ्रांस की एक स्पेन की। बहुत बढ़िया पैसा मिला था उस समय। रेफ्रिजरेटर में नहीं यार, रॉड वाला, हाँ हीट ट्रांसफर में सही है। डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए डी टी बाई डी। नहीं पीपीओ वीपीओ नहीं था, पीएचडी का ऑफर था जहाँ पे इंटर्नशिप की थी। मैंने कहा भाई कौन करेगा पीएचडी वीएचडी। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? चलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा शायद आपको मोटिवेशन आ जाए। ऑलमोस्ट 4500 4200 यूरोज मिले थे 2.5 मंथ्स की इंटर्नशिप के। 4200 यूरोज आज से लगभग, है ना, टोटल कितनी थी, 80 डेज की थी, 2.5 या 3 महीने भी मान सकते हो। तो इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट। लड़कों को जो पार्टी कराई थी ना भाई मैंने, सर स्टेटमेंट लिखवा दो, चलो स्टेटमेंट लिखवा देते मेरे भाई को। यहाँ देखिए इसमें क्या है, चार्ज कंजर्वेशन एट द जंक्शन। चार्ज कंजर्वेशन एट द जंक्शन हो गया ये। बताइए समझ में आ गया ना यार, ये आसान होता है, ये लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा ना, ये सब लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा ना यार। आई थिंक उस समय 63 रुपये 64 रुपये था यूरो। चलिए आगे। एक तो मैं बहुत मस्त बात बताता हूँ। मेरा प्रॉफ मुझसे इतना खुश होता था, उसको लगता था यार ये इंडिया से लड़का है, बहुत मेहनती है, बहुत काम करता है। होता क्या था, वहाँ मेरा ऑफिस शुरू होता था 10 बजे। ठीक है ना, सुबह सुबह मैं पहुँच जाता था वहाँ पे। और स्पेनिश लोग जो होते हैं ना बड़े, तो थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं 5 मिनट सुनना। जाते ही यहाँ पे, है ना, 10:30 को एक ब्रेक रहता था। है ना, उसके बाद ये लोग थोड़ा मस्त काम करते थे। और 2 से 4 एक दूसरा ब्रेक होता था, सिएस्ता आवर्स बोलते थे इसको। ठीक है, और उसके बाद आके 6 PM पे ऑफिस क्लोज हो जाता था। ठीक है ना, मेरी एंट्री इधर हुई, ये लोग छुट्टी मनाने पहुंच जाते थे। अब मैं कभी कभी इन लोग के साथ जाता था, ज्यादातर टाइम मैं लैब में रहता था, ये वाले ब्रेक में भी मैं लैब में रहता था। वहां पे क्या है ना यार, वहां पे सूरज छिपता था 10:30 बजे। 10:30 बजे रात को सूरज छिपता था। ये सनसेट का टाइम था स्पेन में। शुरू के 2-4 दिन तो यार मेरे को पूरी बॉडी क्लॉक मेरी बिगड़ गई। मैंने कहा यार ये कैसे है, नींद भी नहीं आती थी। तो मैंने क्या जुगाड़ किया भाई, मैं ऑफिस में ही बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट भी नहीं होता था। तो मैं करीब 9 बजे ऑफिस छोड़ता था। मेरा ये प्रॉफ देखता था कि भाई बंदा 10 बजे आया है और रात को लगभग 9 बजे गया है और ब्रेक भी नहीं लेता है। काम भी हो ही जाता था। मैं तो इसलिए रुकता था कि यार फ्री का इंटरनेट रहता था, और घर में तो कुछ, जहाँ पे मैं रहता था वहाँ उतना मज़ा नहीं आता था। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, कि बहुत इम्प्रेस था कि यार ये बंदा अच्छा ग्राइंड करता है।
उनके काम भी कर दिए थे। खैर वापस आते हैं, केवीएल क्या कहता है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है क्या? तो ये क्या कहता है, ये लॉ कहता है इन ए क्लोज्ड लूप, इन ए क्लोज्ड लूप नेट पोटेंशियल ड्रॉप विल बी जीरो। ठीक है, ये कहता था नेट पोटेंशियल ड्रॉप, केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हाँ बोनस वोनस सब मिला मिलू के ही तो था इतना। चलिए यार ये ऊपर उड़ गया है, इसका मतलब क्या है बच्चों? क्या कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जैसा नहीं हो गया ये? थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जैसा नहीं हो गया बच्चे? बताइए, क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जैसा नहीं हो गया? तो इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए। मान लो एक आपको सर्किट दे दिया, उसमें कुछ बैटरीज और बैटरी ले ली भाई। बैटरी के बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैपेसिटर के सिंबल्स ले लिए, इसको C1 ले लिया, C2 ले लिया बच्चों, और इसको C3 ले लिया, और ये E की बैटरी है। ईएमएफ ऑफ बैटरी दे दी। बैटरी एक्चुअल में एक एक्सटर्नल एजेंट की तरह से काम करता है, ठीक है। अभी के लिए बैटरी को बस एक वोल्टेज डिफरेंस की तरह से ट्रीट करिएगा। आगे चल के हम बैटरी के अंदर क्या होता है वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपकी लगी थी है कॉलेज में, और लोगों को भी कम लगती थी? मतलब मेरे ख्याल से फॉरेन इंटर्नशिप पे शायद पूरे कॉलेज में से 20 एक लोगों की लगी होगी। उस समय हमारे टाइम में ना कानपुर से सबसे ज्यादा लगती थी, आईआईटी कानपुर के बंदे बहुत जाते थे वहां से, 250-300 लगते थे। मद्रास, मुंबई, दिल्ली इधर से कम लोग जाते थे। सिटी थी सारागोसा मुझे तो नाम भी नहीं पता था, सारागोसा बोलता था मैं। खैर खैर अभी इधर आओ, इधर आओ, बाद में बताता हूँ, लास्ट के 5-10 मिनट्स बताता हूँ। जब तुम कॉलेज पहुंच जाओगे ना तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना कि इंटर्नशिप कैसे ली जाए। ये देखिए यार, लूप 1 है ये, और लूप 2 है। सबसे पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। सबसे पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि यहां से बच्चों चार्ज Q का निकला, ये चार्ज Q यहां आया, प्लस Q एंड माइनस Q दिया दोनों प्लेट्स पे, आगे चला गया। ये चार्ज Q जैसे ही आया, दो ब्रांचेस मिली, तो दो ब्रांचेस में एक Q1 इधर आ गया, या इसको Q1 ले लो, है ना, नहीं तो 1 और 2 अलग अलग आएगा। 2 वाले में Q2 चला गया, और 3 वाले में Q3 चला गया। यहां कितने लूप दिख रहे हैं? एक ये क्लोज लूप है, एक ये क्लोज लूप है। बाहरी भी ले सकते हैं, बाहरी भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें किरचॉफ जंक्शन रूल लगाते हैं। क्या बोलेगा ये कि भाई चार्ज Q1 आया था जंक्शन पे, और Q2 एंड Q3 चला गया। चार्ज Q1 आया था और Q2 एंड Q3 में वो बट गया दो हिस्से में। बात को समझे, बात को समझे। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं हम लोग? नेट पोटेंशियल ड्रॉप। भैया एक चीज ध्यान रखिए, बैटरी किसी भी सर्किट में, हम जितने भी केसेस करेंगे हम इस चीज को नोटिस करेंगे कि भाई किसी भी सर्किट में बैटरी जितना चार्ज देगी वो चार्ज लौट के बैटरी पे आना चाहिए। इनफैक्ट ये किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए वैलिड है। किसी सर्किट में अगर वो एक्टिव सर्किट है, करंट चल रहा है, तो जितना एक जगह से निकलेगा वो लौट के उस पर वापस आना चाहिए, तभी वो तुम्हारा सर्किट सही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ गलती हो रही है, आप ध्यान रखिएगा। बैटरी से जो चार्ज निकला
उसको लौट के आना है बैटरी पे। जितना पॉजिटिव से निकलेगा उतना ही वो नेगेटिव से घुसेगा। किसी कैपेसिटर के लिए भी ये सत्य है। अगर कैपेसिटर से इधर से कुछ चार्ज घुसा है क्यू का, तो दूसरी साइड से क्यू का ही निकलेगा। 10Q घुसा है तो 10Q निकलेगा। 10Q निकल रहा है तो वो लौट के 10Q वापस आएगा। ये सारे सर्किट्स में वैलिड है, आप ध्यान रखिएगा। तो यहां से आप देखिए Q1 आया, अब इस ब्रांच में प्लस एंड माइनस Q2 आ गया। इस ब्रांच में इसको हायर दे दो, इधर Q3 आ गया था और इधर माइनस Q3 आया था। पहले 0 था, तो आप देखिए यहां से Q3 लौट के आ रहा है और ये Q1 बन गया। तो Q1 निकला और Q2 आया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि कैसे लिखना है इन सर्किट्स में। लूप 1 ले लेता हूं मैं पहले। लूप 1 में कोई भी पॉइंट चूज कर लीजिए। देखिए, बैटरी के जो अंदर का फील्ड है वो होता है नॉन कंजर्वेटिव, फिर भी हम इसको कंजर्वेटिव मान रहे हैं। रीजन क्या है, मैं इस बैटरी को एक क्लोज्ड यूनिट मान ले रहा हूं और यहां का मैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट जो है उसको लिख ले रहा हूं। अंदर जरूर नॉन कंजर्वेटिव है और ये लॉ कहता है नेट पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी सर्किट में 0 होना है। तो ये एक क्लोज यूनिट की तरह से ट्रीट की जा रही है और ऐसा बिहेव कर रही है कि ये एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, लेकिन हमने उसको ईएमएफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज के टर्म में लिख लिया और पोटेंशियल की तरह से कर रहे हैं। तो एक जुगाड़ का तरीका है, ठीक है। क्योंकि आप जब किरचॉफ लॉ इस जगह से लगा दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तब आपको दूसरे रिजल्ट मिलेंगे। तो हम ध्यान रखेंगे इस चीज को कि हम हमेशा ये जो पॉइंट है कहीं भी चूज कर रहे हैं, मैं नॉर्मली इस तरह से एक पॉइंट चूज कर लूंगा और मैं लूप 1 में घूम के आ रहा हूं। लूप 1 में नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 करूंगा, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा बेटा अपनी इक्वेशन, जो साइन पहले आए, कैसे याद रखना है, जो साइन पहले आए उसको लिख लिया, माइनस ई प्लस Q1 बाई C1 प्लस Q2 बाई C2 और ये लौट के वापस जब आए हैं तो इसको 0 कर दिया। देखिए कितना आसान है। लूप 2 में लिख लो इसी तरह से। लूप 2 तो और सिंपल है। लूप 2 के लिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं भाई। तो मैं इधर से गया, प्लस साइन मुझे पहले मिला, Q3 बाई C3, घूम के मैं जब इधर जा रहा हूं तो माइनस Q2 बाई C2। इस तरीके से इक्वेशंस लिखी जाएंगी। 3 इक्वेशंस है, 3 अननोन है, सॉल्व करो आ जाएगा आंसर। इस तरह से सर्किट सॉल्व करने वाले हैं। आगे चल के हम बहुत सारे शॉर्टकट्स डेवलप करने वाले हैं, लेकिन ये एक सिंपल सा तरीका है जिसमें दिमाग नहीं चलाना है। लिया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, किरचॉफ लॉ लिख लिया, सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, ठीक है। आगे चल के जहां जहां हमें सिमेट्री मिलेगी, कुछ मेथड्स हम डेवलप करेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटे छोटे सर्किट्स में रिड्यूस करने लगेंगे और जिससे हमको काफी फायदा मिलेगा यार, ठीक है ना। कैपेसिटर में सर गैप होता है तो करंट कैसे पास करता है, चलिए। अच्छा, अब मेरा भैया बोल रहा है कि भाई कैपेसिटर में तो गैप होता है दोनों प्लेट के बीच में, करंट चलता कैसे है। मैं चाह भी रहा था कि आपके साइड से ये क्वेश्चन आए, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कैपेसिटर में एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्ज जंप नहीं करता है, ये इंडक्शन की वजह से ऐसा आता है। अभी समझते हैं इस चीज को। लूप 3 के लिए भी लगा दो सर, चलिए भाई लूप 3 लगा देते हैं, तुम बोलो बस। लूप 3, अगर आपको मैं बोलूं कि लूप 3 की इक्वेशन जो है वो लूप 1 और लूप 2 को जोड़ के मिलेगी आपको, कैसे सर, देखिए। बाहर वाले में चल रहे हैं तो माइनस ई प्लस Q1 बाई C1, देखिए माइनस मिला तो माइनस ही, प्लस Q1 मिला तो प्लस Q1 बाई C1, फिर आगे गया, अरे प्लस Q3 बाई C3 मिल गया है, प्लस Q3 बाई C3 इज इक्वल टू 0। आप देखो इन दोनों को जरा ऐड तो करो, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी।
इससे हमें एक और चीज पता लगेगी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बिंदास काम करता है सर्किट्स के केसेस में। सर्किट के केसेस में ये बिंदास काम करता है। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए अब जरा ओपन सर्किट में देखते हैं। ये एक तरीका होता है लिखने का, ये एक तरीका होता है लिखने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसी को ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, इसी को ले लेता हूं, इसी में यही किसी एक किसी और सर्किट में लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अरे यार क्या हो रहा है, ये दोबारा से कॉपी कर दिया। तो जो आगे का देखते हैं, यहां का सीन कैसा है। मान लो मुझसे ये पूछा जाए कि भाई आपको कुछ अनचार्ज कैपेसिटर दे दिए, कुछ चार्ज दे दिए। पुराने वाले क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, सिंपल है ना वो। पुराने वाले क्वेश्चन में ही किरचॉफ लॉ लगाने की कोशिश करते हैं। ये देख लो यहां पे, इसी जगह ऐड कर दे रहा हूं, है ना। इसका मेथड 2 है। पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। मेथड 2, तो क्या सीन था यहां पे यार। एक कैपेसिटर था सी का, एक कैपेसिटर था सी का, एक था 2C का। 2C वाला अनचार्ज था, सी वाले में चार्ज था भाई, ठीक है। सी वाले में चार्ज था। अब इसको इससे जोड़ा गया और इसको इससे जोड़ा गया, ठीक है। दोनों स्विच जब क्लोज कर दिए गए थे, अब इसकी वजह से क्या होगा कि ऊपर वाले कैपेसिटर में आप देखिए चार्ज है, यहां पे चार्ज नहीं है। क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ? क्या ये सिचुएशन किरचॉफ लॉ को वायलेट कर रही है? भाई नेट पोटेंशियल ड्रॉप जीरो नहीं है, इसीलिए तो चार्जेस चलते हैं, इसीलिए चार्जेस चलते हैं। ये क्या है? वायलेशन ऑफ भाई ज्यादा लिख गया यार। नेट पोटेंशियल ड्रॉप जीरो नहीं है, इसलिए चार्ज चलेगा। ये वाला ज्यादा पे है तो इससे हमने चार्ज निकाल लिया। Q1 का चार्ज निकला यहां से, तो इस भाई की जेब से थोड़ा सा रोकड़ा निकल गया है। कितना बचा? Q माइनस Q1 बचा, ठीक है। अब ये खाली पड़ा था, खाली घर देख के ये घर में घुस गया, बोला कि इस पे कब्जा कर लेते हैं। यहां पे Q1 था, इस पे तो शुरू में जीरो था, कहीं और से चार्ज आ नहीं सकता था। तो क्या होगा यहां से, इसको मेंटेन करने के लिए इस पे आया -Q1। जैसे ही इस पे -Q1 आएगा, उस कंडक्टर के अंदर फील्ड होना है जीरो, तो क्या है, इसको Q1 छोड़ के चल देगा। जैसे ही इसको Q1 छोड़ के चल लेगा, यहां पे जो चार्ज है -Q प्लस Q1, जिसको कि मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ Q माइनस Q1। देखिए मैच हो गया ना, मैच हो गया ना। जितना यहां पे है उतना ही उसका ऑपोजिट में नेगेटिव है, जितना यहां पे है उसका ऑपोजिट में नेगेटिव है, इसलिए सर्किट में चार्ज चलता है। अब आप चाहो तो यहां पे किरचॉफ लॉ लगा लो। मैंने कहा कोई एक पॉइंट चूज करो, सर्किट में चूज कर लिया, और हम ऐसे घूमेंगे। तो जब मैं ऐसे घूम रहा था, पहले मुझे माइनस वाला मिला, माइनस ऑफ Q माइनस Q1 बाई सी। फिर मुझे ये प्लस वाला मिला, प्लस ऑफ Q1 बाई 2C, और इसको कर दिया मैंने जीरो। तो -2Q प्लस 2Q1 प्लस
Q1 इज इक्वल टू 0। तो Q1 की वैल्यू दोस्त आ गई 2Q/3। नया चार्ज देख लो, मैच कर गया ना, एक ही अननोन से। आप देखो यहां पे आपको पता लग गया कि भैया इस पे आ रहा है चार्ज 2Q/3 का, और इस पे आ रहा है चार्ज Q/3 का। यही तो किया था शुरू में, यही तो कि हाँ, एंटी क्लॉक भी जा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, आपकी इच्छा है बेटे, जैसा मन करे वैसे चल लो, क्लॉकवाइज चल लो, एंटी क्लॉकवाइज चल लो। बस ध्यान क्या रखना है आपको, नेट पोटेंशियल ड्रॉप को जीरो करना है, नेट पोटेंशियल ड्रॉप को जीरो करना है। अच्छा, इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है। वो दूसरा तरीका क्या है? कुछ लोग इस तरीके, चलो इसी में समझा ही देता हूं, है ना। पहली इक्वेशन लिखेंगे, पहली और दूसरी दोनों को। आ जाओ भाई। अब मैं ये वाला तरीका नहीं ला रहा हूं, दोनों तरीके हैं, आप जिसमें ज्यादा कंफर्ट महसूस करें आप उसको यूज कर लेना, ठीक है भाई। कि पोटेंशियल कम है ज्यादा है उसके हिसाब से लिखते हैं। मैं लूप 1 में लिखने जा रहा हूं, ठीक है दोस्त, मैं लिखने जा रहा हूं लूप 1 में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मान लेते हैं इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P, तो यहां का पोटेंशियल है Vp। अब ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इसका कंडक्टिंग वायर में तो सेम पोटेंशियल रहेगा, तो यहां का भी Vp ही होना है। इस पॉइंट का कितना बन जाएगा पोटेंशियल भाई? इसका बन जाएगा Vp प्लस E। मैं यहां आ चुका हूं, जैसे ही मैं उसको ऐड करूंगा मैं यहां आ चुका हूं, ठीक है। इसके बाद ये हायर है ये लोअर है, तो इधर थोड़ा कम पोटेंशियल आएगा। कितने से कम होगा? पहले इतना था Vp प्लस E, अब Q1/C1 से कम हो गया। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितने से कम हुआ है? Q1/C1 से। क्यों कम हुआ है? क्योंकि बीच में एक कैपेसिटर आ गया था। अब यहां से यहां तक कंडक्टिंग वायर है, सेम ही मिलने वाला है, तो यहां का भी पोटेंशियल डिफरेंस यही है। उसके बाद फिर और घट रहा है, यहां पे है, यहां पे कहीं भी लिख लो, कंडक्टिंग वायर में तो नहीं बदलेगा। और घटा, कितने से घटा भाई? जो भी पहले वाली वैल्यू थी, जो भी पहले वाली वैल्यू थी उसमें और घटा है। कितने से? Q2/C2 से। तो मैंने और घटा दिया, माइनस Q2/C2 कर लिया, और ये करते 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 मैं वापस से पॉइंट P पे पहुंच गया। तो इसका पोटेंशियल जो है वो Vp के बराबर ही होना चाहिए। Vp को उड़ा दिया, आपको क्या मिलने वाला है? E इज इक्वल टू Q1/C1 प्लस Q2/C2। क्या बात समझ में आई बेटा आपको? क्या बात समझ में आई आपको? सर अभी अर्थक्वेक आया, मुझे पता भी नहीं चला। अरे अर्थक्वेक का मुझे आज तक नहीं पता चला, कम से कम 10 अर्थक्वेक में झेल चुका हूं। जगा रहा हूं तो पता नहीं लगता, सोता रहता हूं तो पता नहीं लगता। ध्यान रखिए, आप सब सेफ रहिए। अरे आकाश, कोई तरीका है, ये करेक्ट तरीका है। आपको एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ेगी, उसी को पलट के मैंने बोल दिया कि जो साइन पहले आए उसको लिख लो। आप ऑपोजिट करके भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा ना यार उसमें। अरे सुन ना सर, आंसर तो करो, गैप में करंट कैसे पास किया समझ ही नहीं आ रहा, इंडक्शन की वजह से बताया तो यहाँ पे समझ नहीं आता लड़के को। इसको एक बार में इतना बढ़िया से समझाया फिर भी नहीं समझ में आया। ले, तेरे जैसे चेंपू के लिए मेरे पास एक और मेथड है। ये मेथड मैं तब यूज करता हूं जब मैं 11th वालों को फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं, या फिर आप जैसे कोई चेंपू मुझे क्लास में पकड़ रहे कि सर
एक्सप्लेन तो करो, हो सकता है आपको आता ही ना हो। चलो भाई, इसकी इस भाई की शंकाएं दूर की जाए। देख ब्रो, इसीलिए कहता हूं सुना करो, आगे चल के सारी चीजें आती हैं वो, ठीक है ना। सुनना जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सुनते रहते हैं ना, है ना, वो हमेशा जीवन में आगे जाते हैं। और अभी से आदत डाल लो, स्पेशली लड़के हो तुम। गर्लफ्रेंड बनेगी तो वो सुनाएगी, बीवी बनेगी तो वो सुनाएगी, अम्मा सुनाती रही हैं अभी तक, ठीक है ना। तो जिंदगी भर सुनना ही है, मास्टर की भी सुन लिया करो। अब देखिए क्या होने वाला है यहां से। ये चार्ज क्यू था, ठीक है ना, ये चार्ज क्यू था। अब हमें पता है यार, ऑलमोस्ट जिंदगी हमने बिता दी थी कि भाई इस पॉइंट P1 पे एंड इस पॉइंट P2 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में फील्ड जीरो होना है। इन दोनों जगह फील्ड जीरो होना है। तो EP1 इज जीरो, EP2 इज जीरो। ये सारा चार्ज जब इस कैपेसिटर प्लेट पे आया, ठीक है, इस पे शुरू में कुछ नहीं था, इस पे शुरू में कुछ नहीं था, तो जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ये वाली क्या करेगी, फील्ड क्रिएट करेगी। तो इस P2 पे जीरो करने के लिए इंडक्शन की वजह से -Q इस पे एपियर होगा। कहां से? भगवान जी करते हैं इसको, देवी प्रकोप है। अब यहां का फील्ड तो जीरो हो गया, लेकिन शुरू में इस पे चार्ज था नहीं, आ सकता नहीं था, तो चार्ज इसको छोड़ के चला गया। चार्ज इसको छोड़ के चला गया, क्योंकि शुरू में नहीं था तो बाद में भी नहीं आना है। समझ में आ गया बे? समझ में आ गया भाई? खून पी रहा था उतनी देर से। चलिए, अब मैं जानता हूं इसको अगला डाउट क्या आने वाला है। अगला डाउट इसको ये आने वाला है कि सर, अगर चार्ज क्यू आया है तो आपने इसको अंदर ही क्यों लिया है? अगर चार्ज क्यू आया है तो आपने इसको अंदर ही क्यों लिया है, बाहर वाली प्लेट पे क्यों नहीं दिया है? तो मैंने कहा वक्त उसको भी ले लेते हैं। इन द एंड फंडे अपने क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसी को कॉपी कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी का मजा लेते हैं। अब बहुत ध्यान देना, इसको मैं गायब कर रहा हूं भाई, ठीक है। हम एक बैटरी ले आते हैं, चेक करते हैं कि भाई अंदर भी तो हो सकता था और बाहर भी आ सकता था। आपने डायरेक्टली अंदर वाली प्लेट पे ले लिया, इसलिए आंसर मैच कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, उसको और जनरलाइज करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इस बार मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, कि Q1 इधर आया और Q2 इधर आया, क्योंकि हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि कितना कितना चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दोनों जगह ले लेते हैं यार, इससे ज्यादा और क्या कर सकते। तो पहली इक्वेशन मैं लिखूंगा कि यहां पे जो चार्ज आया है ये दो सरफेसेस में बट गया, तो Q जो है तुम्हारा Q1 प्लस Q2 के बराबर होना चाहिए। Q जो है वो Q1 प्लस Q2 के बराबर होना चाहिए। बात को समझे? जीरो पोटेंशियल नहीं बोलेंगे बे, जीरो पोटेंशियल कैसे बोल देगा? इसी सिचुएशन में देख ले, जीरो पोटेंशियल बोल सकता है क्या? नहीं, जीरो पोटेंशियल नहीं बोल सकते दोस्त, जीरो पोटेंशियल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये आया इधर, इंडक्शन की वजह से इस जगह और इस जगह फील्ड जीरो करने के लिए इसमें -Q1 आना चाहिए, -Q1 आना चाहिए, और यहां पे +Q2 आना चाहिए। तभी ये संभव है, तभी ये संभव है भाई। देखिए यहां इसको, इन दोनों का इफेक्ट यहां जीरो बनाया, लेकिन ये क्रिएट कर रहा था, तो उसको जीरो बनाने के लिए Q2 ही आना चाहिए, Q2 ही आना चाहिए। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए गायब कर देता हूं, बाद में लिखेंगे इसको। जब इस पे -Q1 आया है, तो -Q1 के करस्पॉन्डिंग
Q1 यहां से चला गया होगा, और अगर यहां प्लस Q2 आया है तो भाई माइनस Q2 छोड़ के चला गया होगा इसके साथ, तो जाने वाला चार्ज ऐसा आ गया। अब हमें पता है कि यार बैटरी तभी काम करती है कि जितना चार्ज इससे गया है उतना ही लौट के वापस आना चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन मेरी क्या बनेगी भाई, यही Q बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q2 के, इन दोनों को जोड़ दोगे तो Q1 इक्वल टू Q आ जाएगा और Q2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से एक मस्त चीज हमको पता लग जाएगी यार, कैपेसिटर में हमेशा चार्ज अंदर वाली सरफेस पे ही जाने वाला है। फील्ड को क्यों जीरो किया भाई गुलशन, खून मत पिया कर भाई, खून मत पिया कर। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फील्ड जीरो होता है, पूरे कम से कम 1000 बार बता दिया होगा अभी तक, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के कोर्स में 1000 बार बताया, तुमको ध्यान ही नहीं रहता यार, गजब आदमी हो यार बिल्कुल। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो बता दो यार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मत पूछना दोबारा इसको, ठीक है ना। एक जेई का पुराना प्रॉब्लम है, वो आपसे पूछ लेता हूं। ये सारे के सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। इसको S1 बोल दिया, इसको S2 बोल दिया, उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है अभी, और इस तरफ हमने इसको एक पोटेंशियल ऑफ V0 पे रख रखा है। इसको बेटा हमने क्या किया है, एक पोटेंशियल ऑफ V0 पे रख रखा है। इन कैपेसिटर्स का नाम भी दे दो यार, C1, C2 एंड C3। अनचार्ज हैं सारे के सारे, ऑल आर अनचार्ज इनिशियली। ठीक है, सबसे पहली चीज, व्हेन S1 इज क्लोज्ड, ये फर्स्ट पार्ट है। दूसरा बच्चे क्या है आपका,
आपको बच्चे इसमें बताना है तीनों केस में VC1, VC2, VC3 की वैल्यू कितनी होने वाली है। जल्दी बताओ, आपके पास 2-3 मिनट का समय है। 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। अब तो घर भर बिल्डिंगें बिल्डिंगें ढह जाएंगी। 6 6.5 में तो बहुत भारी होता है 6 तो रिक्टर स्केल पे। फोर 4.3 था, 5.5 था सर। सब अलग अलग बता दे भाई। ये भी जेई का आंसर हो गया तुम्हारा, केमिस्ट्री का हर एक पार्ट का अलग है। तुम लोगों ने फील किया यार, बढ़िया है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मैं इसके 3 क्लोन बना लेता हूं। देखिए, जब बच्चों मैं स्विच S1 को क्लोज करूंगा, ठीक है, S1 अलोन इज क्लोज्ड, मैं इसकी बात करूंगा, तो यहां हायर पोटेंशियल से चार्ज चलेगा तो, लेकिन जा नहीं पाएगा, वो लौट के आ नहीं पाएगा। वो लौट के आ नहीं पाएगा तो कुछ होगा नहीं। VC1, VC2, VC3 सब 0 0 रहने वाले हैं भाई। बहुत बढ़िया। दूसरे पन्ने पे आते हैं। When S2 alone is closed, अब मैं S2 अलोन को क्लोज करूंगा तो हायर पोटेंशियल से ये जो चार्ज है चलने की कोशिश करता, लेकिन रास्ता टूटा हुआ था, तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, और सर्किट कंप्लीट नहीं है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, चार्ज फ्लो हो ही नहीं रहा है। क्या आप बात को समझ रहे हो? इसका ऑर्डर थोड़ा सा ठीक करते हैं। पहले S1, S2 और तीसरा वाला। अब हम डील कर रहे हैं इसको डील करते समय जैसे ही मेरे भाई मैं S1 और S2 दोनों को क्लोज कर दूंगा, मुझे आंसर मिलने वाला है V/3, V/3, V/3। सर ये कैसे बोला आपने? देखिए, ऐसे बोला है मैंने। Q का चार्ज आया, अब ये अंदर ही जाएगा, हम प्रूव कर चुके हैं। यहां बेटा ये इसका ऑपोजिट आया, शुरू में कुछ नहीं था, इतना आ गया है तो इतना छोड़ के जा रहा होगा इसको। ये यहां अंदर वाले पे जाएगा, इंडक्शन की वजह से दूसरे पे अपीयर करेगा। यहां पे शुरू में कुछ नहीं था, अब -Q है, तो यहां से Q चला गया होगा, और यही चीज यहां होने वाली है भाई। Q एंड -Q, और Q यहां से चला गया। अब यार ये जो सिचुएशन है ना, ये इस तरीके से भी देखी जा सकती है कि जैसे कि इनके बीच में एक बैटरी कनेक्टेड हो। इसको आप ऐसे भी फील कर सकते हो भाई। इसको आप ऐसे भी फील कर सकते हो कि यार ये पॉइंट ना देख के क्यों ना यहां पे V0 की बैटरी ऐसे मान ली जाए। भाई मतलब तो सेम ही है ना यार, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी क्रिएट कर दी वहां पे। यही तो मतलब होगा, और क्या मतलब होगा? यही तो मतलब होगा उसका, और क्या मतलब होगा? अब देख लो, यहां से किरचॉफ लॉ लगा लो। -V0 प्लस पहले में Q/C, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं, प्लस Q/C, प्लस Q/C, प्लस Q/C,
इज इक्वल टू 0। सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो यहां से आपको वैल्यू पता लग जाएगी। ये जो वैल्यू है तीनों केस में Q बाई सी होने वाली है। तो बाई थ्री आ गया। यहां पे भी ऐसे ही बोल सकते हो। यहां पे थोड़ा दूसरी तरीके से शुरू करूंगा कि भाई इस जगह से मैं शुरू कर रहा हूं, यहां का पोटेंशियल है V0, फिर घटा भाई, किसी दूसरे पन्ने पे आ गए भाई हम तो। इसमें आना था, ठीक है। यहां पे V0 है, तो मैंने इसको V0 को लिख लिया। यहां से इधर आए तो घटा, कितने से घटा भाई? V0 माइनस Q बाई सी। यहां का पोटेंशियल इतना होगा, तो मैंने Q बाई सी से घटा दिया। अब मैं इस पॉइंट पे हूं, यहां से और आगे गए, फिर से घटा, कितने से? Q बाई सी से। अब मैं यहां पे हूं, कितना बना? V0 माइनस Q बाई सी माइनस Q बाई सी, और घटा, यहां पे आ गया इस साइड, यहां पे कितना बना? फिर से Q बाई सी से घटा है, तो ये कितना बना? V0 माइनस Q बाई सी माइनस Q बाई सी माइनस Q बाई सी, और ये अर्थिंग वाला पॉइंट है, यहां का पोटेंशियल 0 था, तो ये इक्वल टू 0 हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया। बात समझे क्या? बात समझे क्या मेरे भाई? तो यहां से आपको वैल्यू मिल गई Q बाई सी की, विच इज V बाई थ्री। सब केस में बच्चे यही होने वाला है, सारे के सारे केसेस में यही होने वाला है, ठीक है। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो बता दो यार। हाँ, सीरीज है, अभी सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया नहीं है, बिना उसके थोड़ा सा सर्किट को डील करने की सोचिए, अभी सीरीज पैरेलल में मत घुसिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। सर बताओ, आप जो बोले थे लास्ट 5 मिनट्स में, अब फिर किसी और दिन, वो मोमेंट था बीत गया, ठीक है, अब किसी और दिन बताएंगे। आपको समझ में आया? इंटर्नशिप का बता रहा था, वहां की मस्ती, लाइफ, जिंदगी बड़ी अच्छी थी। लेकिन क्या होता है ना, फिर अपना देश याद आता है। पहले 40-45 दिन तो भाई बहुत बढ़िया लगा मेरे को, है ना। फिर अगले 40 दिन जो थे ना, काटने मुश्किल पड़ गए थे, फिर याद आती थी घर की, ठीक है। आईआईटी में इंटर्नशिप के बारे में, हाँ ये बता रहा था कि मैं वहां पे आप नॉर्मली सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इस तरह के अच्छे इंटर्नशिप ले सकते हो। यूरोप के, यूरोप में तो बहुत मिलती हैं, यूरोप में तो बहुत मिलती है। सर आप टेलीग्राम में रिप्लाई ही नहीं करते हो पर्सनल? हाँ यार, मैं पर्सनल बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत सारे बच्चे उसमें मैसेजेस करते रहते हैं, स्पैम करते रहते हैं, और दूसरा बहुत सारे बच्चे उस आईडी पे करते हैं जो मैं फाइल ट्रांसफर के लिए यूज करता हूँ, उसको मैं वैसे ही चेक नहीं करता, ठीक है। सर उस समय आपके पास फोन था, मैंने फोन लिया था कॉलेज सेकेंड ईयर में, है ना, कॉलेज सेकेंड ईयर में मैंने लिया था। सर जापान की इंटर्नशिप, हाँ जापान की इंटर्नशिप मिल जाती है, बट पैसे वैसे नहीं देते हैं वो लोग। ओसाका में था एक मेरा, है ना, बट वो पैसे नहीं देते, कह रहे थे फ्री में आके काम कर लो। सर सारे ब्रांचेस में इंटर्नशिप नहीं लग, नहीं सब में तो नहीं लगती है। CS इलेक्ट मैक में सबसे ज़्यादा है, अभी का सिनेरियो मुझे नहीं पता अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, क्योंकि जब मैं था मैक वाज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस समय, हमारे टाइम के अराउंड जो है ना, मैक वाज वन ऑफ द टॉप ब्रांच। तो इंटर्नशिप में क्या करते हैं आप? इंटर्नशिप में यार वो काम कराते हैं भाई अपना, उनको जो भी रहता है, जैसे मेरा था एक 2 पिन मेथड होता है वेव्स में, तो टरबाइंस के अंदर, गैस टरबाइंस में ना, नॉइज कैंसलेशन। नॉइज से क्या होता है, टरबाइंस, टरबाइन जानते हो टरबाइन क्या होती है? पंप और टरबाइन एकदम ऑपोजिट है, इनपुट आउटपुट इनके बदल दो एक दूसरे से। कोई एक चीज तो देखा होगा ना, पंप का काम क्या होता है, हायर से लोअर, और टरबाइन में क्या होता है, ऊपर से पानी गिरा उसको
कन्वर्ट किया उसने बिजली में, ठीक है ना। तो टरबाइंस, गैस टरबाइंस भी होती हैं, स्टीम टरबाइन भी होती है, स्टीम चलती है। तो चलने के दौरान उनमें क्या होता है ना, वेव्स वगैरह रहती हैं, जिसकी वजह से उसमें नॉइज, प्रेशर, है ना, और लॉसेस होते हैं, तो उसमें वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशन से क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो डैमेज कर देती हैं उन टरबाइंस वगैरह को। तो उससे रिलेटेड सर इंग्लिश की दिक्कत नहीं है तो बढ़िया है ना यार। टरबाइन तो पढ़ना भी होता, हाँ तुम्हारा पूरा मैक में रहोगे तो मैक एरोस्पेस केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत रहेगा टरबाइन पंप का काम। चलिए रखते हैं फिर, आज के लिए इधर ही रोकते हैं। सर जो लोग वेज हैं उनको दिक्कत आती है क्या? कह सकते हो दिक्कत तो आती है यार। मैं मतलब हार्डकोर नॉनवेज था, फिर भी मुझे दिक्कत तो लगती थी थोड़ी सी। उनकी तरह का नॉनवेज ने खा नहीं पाता था मैं। चिकन वहाँ मिलता नहीं था, वहाँ पोर्क और बीफ ज़्यादा यूज़ होता था, तो थोड़ी तो दिक्कत आती है। मैं वेज मांगने गया था तो उसमें भाई है ना, प्रॉन्स वगैरह थे, मतलब दिख तो रही थी पत्ता गोभी और सलाद वलाद, लेकिन उस पर भी मिला हुआ था, तो खाया तो नहीं जा रहा था मेरे से। मैगी लेके जाते हैं लड़के यहाँ से, मैगी मसाले कि वहां जाके कुछ खुद बना लेंगे। चलिए, बाय बाय। ठीक है, चलिए, बाय बाय।